हेलो फ्रेंड्स, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स बुक को स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास के मैथमेटिक्स बुक में लगभग 15 चैप्टर है और उसमें से 15 चैप्टर में से हम लोग लाइन बाई लाइन चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला लेसन आज शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम का है रियल नंबर। तो हम पहला लेसन पढ़ेंगे रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, ये हमारा लेसन फर्स्ट है। ये वास्तविक संख्या से आप परिचित जरूर होंगे क्योंकि 9th क्लास में ये वास्तविक संख्या पढ़ने को जरूर मिला होगा। तो 9th क्लास में आप पढ़े या ना पढ़े, हम यहाँ पूरा बेसिक से बताएंगे कि ये रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो रियल नंबर जो होता है ना, ये दो संख्या से मिलकर एक्चुअली बनता है। ये दो संख्या से मिलकर बनता है। ये पहला है रेस्ट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। यानी ये हमारा जो रियल नंबर है ये दो संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिल जाता है ना, तब बनता है एक नया नंबर जिसका नाम का है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो हम पहले समझेंगे कि ये परिमेय संख्या का होता है और अपरिमेय संख्या का होता है। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी सुनिए फिर से, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ हम इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हमने क्या लिखा? देखिए यहाँ, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर q बराबर जीरो आता है तो वह हमारा नंबर अनडिफाइन हो जाता है और अनडिफाइन क्या होता है? रियल नंबर में नहीं गिना जाता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 1/2 ये p/q के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी p/q के रूप में है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम कह दें यहाँ जीरो, बताइए जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? जीरो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। हम यहाँ हमें p का मान तो जीरो है लेकिन q का मान जीरो नहीं है। अगर यहाँ q का मान जीरो रहता ना तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है ना। देखिए -1/2 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, ये तो हुआ जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक तरह के और इसमें डिफाइन होता है कि जिस संख्या का कंप्लीट वर्गमूल निकल जाए वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे देखिए √4, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा ना। तो जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीट निकल जाता है वह भी क्या होता है? परिमेय संख्या। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? ये होता है 2। √16 का वर्गमूल क्या होता है? ये होता है 4, यानी ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने क्या लिखा? देखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 0.1 फिर 1 00 1
तिरपन जीरो डॉट 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 डॉट। ये ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी देखिए, ये संख्या, इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ये भी क्या हुआ हमारा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक और बात आता है कि जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीट नहीं निकलता है, यानी जिस संख्या का वर्गमूल न निकले, उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ √3, यहाँ 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये भी क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। का है? अपरिमेय संख्या। का है जी? अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। √7, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमको उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये अभी जो कंसेप्ट बताया परिमेय और अपरिमेय का, इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में इसका डिफाइन किया हम, लेकिन अब यहाँ छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा। देखिए यहाँ हम कंसेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। तो कंसेप्ट के रूप में आप याद रखेंगे, देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये क्या है? परिमेय संख्या। और यहाँ हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ हम लिखते हैं का अपरिमेय संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जोड़, घटाव, गुणा फिर भाग से जुड़ जाएगा ना, तो एक नया संख्या बनेगा जो होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर से समझिए, ये बहुत काम का चीज है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग से आपस में जुड़ेगा तो जो नया संख्या बनेगा ना, वो हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। जैसे देखिए समझिए, यहाँ ये 2, हम बात करिए 2 को, तो 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और ये p बटा q के रूप में हुआ ना, और जो संख्या p बटा q के रूप में होता है वह परिमेय संख्या होता है। तो चलिए यहाँ 2 का है परिमेय संख्या। चलिए इसके बीच में हम जोड़ दे देते हैं। अब बात करें हम √3, ये का है? अपरिमेय संख्या। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या हुआ। और 2 ये का है? परिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय के बीच में का है? जोड़। और जब परिमेय और अपरिमेय जोड़ से जुड़ता है तो कौन संख्या बनता है? अपरिमेय। इसका मतलब ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये दोनों जोड़ से जुड़ा हुआ है, तो ये संख्या जो बना, ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगर यही हम 2 ले तो ये क्या है? परिमेय संख्या है ना, और बीच में हम कर दे घटाव, तो देखिए परिमेय अपरिमेय किससे जुड़ गया? घटाव से। अब परिमेय और अपरिमेय घटाव से भी जुड़ेगा तो कौन संख्या बनेगा? अपरिमेय। इसका मतलब ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए और देखिए गुणा है ना, ये 2 का है? परिमेय संख्या, और √3 का है? अपरिमेय। ये दोनों किससे जुड़ गया? गुणा से। अब परिमेय और अपरिमेय गुणा से भी जुड़ता है तो कौन संख्या बनता है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है ये परिमेय है और ये अपरिमेय, ये दोनों गुणा से जुड़ गया तो कौन संख्या बना? ये अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या बना। अब देखिए यहाँ 2 बटा √3 कर दे, तब ये कौन संख्या बन गया? 2 का है केवल परिमेय और √3 का है अपरिमेय, और दोनों के बीच में का है? बटा। बटा का मतलब भाग। अब परिमेय और अपरिमेय जब भाग से भी जुड़ता है तो कौन संख्या बनता है? अपरिमेय। तो इसका मतलब ये परिमेय और अपरिमेय बटा से जुड़ा हुआ है, भाग से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन संख्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। तो ये हुआ छोटा सा कंसेप्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम का चीज है। तो इसमें छोटा सा एक और कंसेप्ट है जो हम बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर।
दो समान अपरिमेय संख्या के गुणनफल से परिमेय संख्या बनता है। हमने क्या लिखा देखिए, दो समान अपरिमेय संख्या के गुणनफल से परिमेय संख्या बनता है, यानी जब हम दो अपरिमेय संख्या यानी दो समान अपरिमेय संख्या को गुणा कर देंगे तो हमारा जो संख्या बनेगा वो कौन संख्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। जैसे देखिए √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर से हम यदि √5 ले लेते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, समान, और इसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, √25 होगा ना। और √25 का वर्गमूल का होता है 5, और ये 5 p/q के रूप में है ना, इसका मतलब ये 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ जी, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो देखिए दो समान अपरिमेय संख्या है, इसके गुणनफल से कौन संख्या मिला, परिमेय संख्या। जैसे देखिए √3 गुणे √3, √3 भी का है और √3 ये दोनों समान का है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, और इसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, √9, इसका वर्गमूल का होता है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, p/q के रूप में हुआ। और जो संख्या p/q के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी यहाँ आप क्या समझे कि जब दो समान परिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो हमें कौन संख्या मिलता है, परिमेय संख्या। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगेगा आपके जो एक्सरसाइज है 1.1, पहला लेसन का 1.1 एक्सरसाइज है, उसके लिए का बेसिक कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखिए आप 9th क्लास में या छोटे क्लास में जरूर पढ़े होंगे, दो पॉजिटिव नंबर यानी क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो हम इस चैप्टर में प्राकृतिक संख्या यानी दो धनात्मक संख्या के प्रॉपर्टी के बारे में यानी गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में क्या दिया है, दो गुणों के बारे में दिया है, जिसमें से हम पहला गुण के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। का है, एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, यही सेम टू सेम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो ये दो धनात्मक संख्या की का है, नेचर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड साहब ने ये अपना एल्गोरिथ्म दिए थे। तो यूक्लिड साहब जो है ये अपना एल्गोरिथ्म में का बात बताया था, इन्होंने कहा था कि जब हम दो धनात्मक संख्या लेते हैं और एक धनात्मक संख्या से दूसरे धनात्मक संख्या में अगर डिवाइड करें तो स्वाभाविक बात है कि हमें भागफल और शेषफल मिलेगा। तो ये चार जो नंबर थे ना, वो चार जो नंबर के बीच में एक रिलेशन तैयार किया और उसी रिलेशन के इन्होंने नाम रख दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए हमारे पास ए एक धनात्मक संख्या है और दूसरा धनात्मक संख्या का है बी। तो एक धनात्मक संख्या है और दूसरा बी है, तो भाग करेंगे तो हमारा मान लीजिए क्यू मिला भागफल के रूप में, और भागफल के रूप में क्यू मिला और शेषफल हमें क्या मिला, आर। यहाँ चार संख्या है ए बी क्यू आर, इन्हीं चार संख्या के बीच में यूक्लिड साहब ने क्या किया, एक रिलेशन तैयार किया और उस रिलेशन को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। रिलेशन का था, उन्होंने कहा कि ये जो होता है ना बीच वाला संख्या, ये दोनों संख्या के यानी बी और क्यू के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है, और यही जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे ही कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन
अलगोरिथम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन अलगोरिथम कहते हैं। यहाँ जो आर है ना, ये आर का रिलेशन होता है हमेशा एक 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा। इसके कहने का मतलब क्या है? ये बी का है जी, यानी इसे बी है वो संख्या यानी भाजक है। ये क्या है? भाजक है। भाजक का होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है किसी संख्या में उसे भाजक बोलेंगे, और जिसमें दिया जाता है ना उसको हम भाज्य बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य। और भाग देने के बाद जो चीज मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और ये हमारा हुआ का शेषफल हुआ। क्या हुआ? शेषफल हुआ। तो देखिए यहाँ आर का मान बी से छोटा होगा, यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ना उससे छोटा होगा। जब हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर में क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो शेषफल का मान हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। तो यहाँ किससे भाग दिया जा रहा है? बी। तो आर का मान हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। कंसेप्ट बताएं उस पर थोड़ा इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ये हमारा मान लीजिए 23 एक धनात्मक संख्या है और ये दूसरा धनात्मक संख्या हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 23 में हम 9 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 9 दूना कितना होता है? 18 होता है ना। तो चलिए 23 में से 18 देगा कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ हम कहें बताइए यहाँ ए का मान बताइए। तो बीच वाला संख्या जो होता है ना, यानी दोनों पंखुआ के बीच में जो संख्या रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये ए का मान है। ठीक है ना? ये दो इसके बीच वाले के लेफ्ट में जो संख्या है ना ये किसका मान है? बी का मान है। और ये राइट में जो होता है ये किसका मान होता है? क्यू का मान। शेषफल यानी आर का मान कितना है? 5। तो यदि हम इसको कहें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे? तो चूंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है जी? 23 है ना। और बी का मान कितना है? तो बी का मान है 9 और क्यू का मान कितना है? 2 और आर का मान हमारा कितना है? 5। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मेट का यानी रूप का। हुआ ना? समझ में आया? इसको नोट कीजिए। फिर से एक बार और एग्जांपल लेके समझा देते हैं इसको। देखिए अगर हम ले ले पहला धनात्मक संख्या 25 और दूसरा ले लेते हैं हम क्या? 3। ठीक है ना? अगर हम भाग करते कै मर्त में जाएगा? 8 मर्त में। 3 8 24 घटाएंगे तो शेषफल कितना? 1 हुआ ना। तो इसमें यहाँ हम बोले कि बताइए ए बी क्यू और आर का मान। तो ए का होता है बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या का है 25। बी का होता है बीच वाला संख्या का लेफ्ट वाला। तो बीच वाला संख्या ये है, इसके लेफ्ट में 3 है ना, ये बी का मान है। इसके राइट में जो होता है वह क्यू का मान होता है और नीचे जो होता है वह आर का मान होता है। तो अगर हम कहें कि चारों संख्या का प्रयोग करके आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखिए तो इसका रूप का होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 25। ठीक है, और बी का मान कितना है? 3 गुणा क्यू का मान कितना है? 8 और आर का मान क्या है? 1। तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हें मिटा दें। तो ये तो आप समझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना? तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आखिर हम इसका यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, तो आइए हम इसका यूज पे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज जो है ना, इसका यूज किया जाता है एचसीएफ ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? एचसीएफ ज्ञात करने में। इसका प्रयोग हम एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है ना? जब हम एचसीएफ ज्ञात करने में करेंगे तो हमें संख्या क्वेश्चन में क्या रहेगा जी? क्वेश्चन में हमें ए और बी का मान गिवन होगा। क्या होगा? ए और बी हमें गिवन होगा यानी दिया रहेगा। क्या रहेगा? दिया रहेगा। क्या होगा? दिया होगा। अब ए और बी का मान दिया रहेगा तो हम किसको ए मानेंगे? तो ए का मान हमेशा बी से का होता है? बड़ा। देखिए यहाँ
इसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेंगे ना। इसका उपयोग हम एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। और जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में ए और बी का मान गिवन होता है, यानी दिया होगा, और एक इसको मानेंगे, जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको ए मानेंगे और जो छोटा वाला संख्या होगा उसको बी मानेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके चार 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किसका HCF निकलना है हमें, 2 संख्या। तो हम बताए थे ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने में करते हैं। अब वो 2 संख्या में जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको a लेंगे और छोटा वाला को क्या मानते हैं, b। तो वहाँ जो संख्या दिया है तो ध्यान दीजिए, 455 और 42 दिया है। तो 455 जो है ना वो क्या है, 42 से बड़ा है, और जो संख्या बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना कि बड़ा वाला संख्या को a, यानी 455, और छोटा वाला संख्या को क्या मानेंगे, b। मान लिए। अब ये किसका प्रयोग करके बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। अब देखिए a का मान कितना है, 455 इजिकल टू b का मान कितना है, 42। ये हुआ हमारा स्टेप फर्स्ट। चलिए हमारा 2 संख्या दिया है a और b, तो b q निकालना है और r निकालना है। q माने भागफल, r माने शेषफल। तो हमें भागफल और शेषफल तब मिलेगा जब हम किसी संख्या में क्या करेंगे, यानी छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना। तो हम 42 से क्या करते हैं, 455 में भाग करते हैं, 42 से 455 में भाग करते हैं, ठीक है ना। कितने मत में जाएगा, तो 10 मत में जाएगा, 420। तो घट के कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 3, यानी कितना हो जाएगा जी, 35 होगा ना। तो देखिए यहाँ हमें भागफल के रूप में क्या मिला, 10, यानी क्यू के रूप में 10 प्लस आर माने शेषफल, शेषफल का मिला 35 मिल गया। तो ये स्टेप हम तब तक चलेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं मिल जाता। जब जिस स्टेप में आर का मान 0 मिल जाएगा वहाँ स्टेप हम लिखना छोड़ देंगे और उस स्टेप का बी वाला पार्ट हमारा HCF होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आर का मान 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम अगला स्टेप देखेंगे। तो स्टेप सेकेंड पर जाएंगे हम। तो स्टेप सेकेंड कैसे लिखे, तो स्टेप सेकेंड में बराबर की इधर जो पहली संख्या है ना, इसको बराबर की इधर ला दीजिए, जो लास्ट वाला संख्या है उसको यहाँ पर लाइए। फिर देखिए b मिला, a मिला, तो अब भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए ना, तो हम भाग करके क्या करेंगे, भागफल और शेषफल निकालेंगे। तो छोटा संख्या का है 35, बड़ा संख्या का है 42, यानी 35 से हमें 42 में भाग करेंगे। कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में। घट के कितना आएगा जी, 7 आएगा ना। तो यहाँ भागफल के रूप में क्या मिला, 1, और शेषफल के रूप में क्या मिला, 7। तो यहाँ दूसरा स्टेप में भी आर का मान 0 नहीं आ रहा है, तो हम फिर अगला स्टेप में चलेंगे, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, बराबर की इधर पहले वाला जो संख्या है ये बराबर के इधर आ जाएगा, जो लास्ट में है ये पहले आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से 35 में भाग करेंगे, 7 से 35 में, तो 7 बचे 35, ये 0 आ गया ना। तो यहाँ भागफल का आया 5 और शेषफल का आया 0। हमें तो यही चाहिए, यानी थर्ड स्टेप में, तीसरा स्टेप में शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो चूंकि यहाँ
आर का मान कितना है जी 0 है ना 0। तो जिस स्टेप में आर का मान 0 आ जाएगा उसका बी वाला पार्ट यही है ना ए इजकल टू बी क्यू आर, ये बी वाला पार्ट ही एचसीएफ होगा। यहाँ एचसीएफ का आएगा हमारा 7, ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए।